अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हरमीत। पूरी तरह से सेहतमंद हरमीत। हाँ, पूरी तरह से सेहतमंद हरमीत। हेलो हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सर। आप दोनों कैसे हैं? आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं दोनों, दिन ब दिन फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल। और मेरी तबीयत दिन ब दिन संभलती जा रही है, तो मैं भी थोड़ा गुजारा, वो क्या उसे कहते हैं कि हल्की फुल्की ना एनर्जी दोबारा आ रही है। बिल्कुल वेरी गुड। कोरोना हॉस्पिटल्स पे हम जाएं तो बड़े भरे पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं तो कहा था, मैंने तो एक दिन कहा था जी रूसा वगैरह। हाँ बोलो। आपने तो इंजेक्शन लगा लिया ना, कम से कम थोड़ा सा वो उम्मीद तो नजर आई कि भाई कुछ गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो हम तो उसी मामलात में वही टेंशन चल रही है पूरे इसमें। अगर हम जाएं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, रोज साहब आपको वहाँ पे जगह बेड जो है वो नहीं मिलेंगे। इवन मैं परसों गया था तो वहाँ पे एक एमएनए अपनी वालदा को लेके आया था, तो ना उसे शिफा में जगह मिली, ना उसे वहाँ पे एक और हॉस्पिटल, 2-3 हॉस्पिटल वहाँ पे गए, वहाँ पे भी नहीं मिली। उसके बाद वो पिम्स आए तो वहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से फिर एक बेड मिला, वो भी बड़े सिफारिशों से। तो ये हालात है, बेड फुल है हर जगह। और एमएनए का ये हाल है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? मतलब वो अपना जितना ज्यादा से ज्यादा, हम तो बार बार कह रहे हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें खुदा के लिए। ये लहर बहुत ही खौफनाक है, खतरनाक है। मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, 4000 से किसी सूरत में कम नहीं होने को आ रही, और रोज डेथ टोल जो है वो 100 बंदा तकरीबन शिकार हो रहा है इसका। और हॉस्पिटल्स में जैसे कि हरमीत अभी बता रहे हैं, अपनी कैपेसिटी पूरी हो चुकी हुई है, इस कैपेसिटी से ज्यादा लोग नहीं है रखने के हॉस्पिटल। बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज की अगर हम बात करें तो 5,500 कल केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आज हम कोविड पर ही सबसे पहले बात करेंगे। मैं टॉप स्टोरीज शेयर कर लूं? हाँ, पहले टॉप स्टोरीज। हाँ, टॉप स्टोरीज में हम सबसे पहले कोविड की जो तीसरी लहर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस पर बात करेंगे। वैक्सीन जो लगाई जा रही है उस पर बात करेंगे कि कितनी इफेक्टिव है, कौन सी वाली डोज जो है वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद हमारे पास होंगे म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं अली आफ्ताब सईद, जो कि बहुत डिफरेंट किस्म के गाने गाते हैं। उनको हम शो में बुलाएंगे और उनसे गाने भी सुनेंगे और चट चैट भी करेंगे। फिर हमारे पास एक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है कि क्या मुआशरे में रेप की वजह फुहाशी है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने संडे को लाइव कॉल में इसका ये जवाब दिया था कि हमारे मुआशरे में रेप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फुहाशी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो ये जो बयान था इस पर काफ़ी तनकीद भी हुई सोशल मीडिया पर, ये हम डिस्कस करेंगे। और एंड पर जुमाइमा उनकी जो एक्स वाइफ है ना, हाँ, वो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा पहले तो इमरान ये कहा करते थे कि पर्दा जो है वो मर्द की आंखों पे डालना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब उन्होंने कह दिया है कि नहीं जी, औरत के ऊपर डालना चाहिए। तो ये क्या हो गया है? और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि उनका जो ये बयान है, अल्फाज हैं, उनको मिस कोट और मिस इंटरप्रेट भी किया गया है, ये भी कहा गया। खैर, हाँ, इस पर हम बात करेंगे। और एंड पर मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, और उनसे पीडीएम में जो खल्फिशार चल रहा है इस पर गुफ्तगू करेंगे कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होने वाला है आइंदा दिनों में, पीडीएम के बाद मुस्तकबिल क्या होने वाला है। अच्छा हाँ, पीडीएम के बाद मुस्तकबिल क्या होने वाला है, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। यहाँ पे फूट पड़ी हुई है थोड़ी सी इस हवाले से कि 11 एमएनए जो हैं उन्होंने 11 मेंबर असेंबली उन्होंने जाके बात की है तरीन साहब के हवाले से, उसके बारे में बात करेंगे। खैर, अभी हमारे साथ डॉक्टर नगमान मौजूद हैं, जरा बात कर लें उनसे कोविड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब सर, ज़रा ये फरमाइए ना, सूरत हाल तो बड़ी खौफनाक है और अभी भी लोग जो हैं वो एक साजिशी थियरियाँ चला रहे हैं इंजेक्शन्स के हवाले से। इस बारे में फरमाइए कि क्या किया जाए। एक तो कमी भी है, हमारे इंजेक्शन्स की कमी है, लगाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद जनरल पब्लिक में परसेप्शन ये है कि शायद ये कोई पता नहीं क्या चीज़ आ गई है हमारे मुल्क में जो हमें लगाई जाएगी। देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में भी था, लेकिन जितनी ज्यादा शिद्दत से कोरोना वहाँ पे फैला है, वहाँ से फिर लोगों ने वैक्सीन लगवाने का इंतजार किया कि वैक्सीन आएगी तो लगेंगे। इससे में ये हमारी कहो कि डीएनए में इनग्रेन है ना कि जी हमने कोई ना कोई चीज उसमें से मनफी निकालनी है, कि कोई भी बात हो जाए अच्छी, कोई अच्छी बात हो तो वो उसमें से निकालनी है। अब हम ये देख रहे हैं कि जी कोई लोग कह रहे हैं जी इसमें चिप डाली हुई है, कोई कह रहे हैं जी इसमें पोलियो ड्रॉप्स की तरह वो फैमिली प्लानिंग का है, कोई कह रहा है जी इसका फायदा नहीं है। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना फायदा नहीं है, वो इससे आगे 2 कदम आगे बढ़े हुए हैं कि नहीं जी कोरोना है ही नहीं। बिल्कुल
तो ये चीजें, अब बात ये है कि ये आपका बहुत, मैं मशकूर हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से हम ये लोगों को बता सके कि खुदारा ये जरूर लगवाएं, क्योंकि इस वबा को खत्म करने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। जो हमने पिछले 1 साल में लोगों को तजावीज़ दी, हदायत दी कि ये करें, वो लोग उस पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे। फैलाव इसका बढ़ रहा है। बिल्कुल, तजावीज़ और हिदायत पर अमल नहीं किया जा रहा है, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। डॉक्टर साहब, अभी तक जो वैक्सीन आई है, जो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, वो सिंगल डोज वाली है, डबल डोज वाली है, बल्कि मैं देख रही थी कि 3 डोजेज़ वाली वैक्सीन के ट्रायल्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में किए जा रहे हैं। ये जो अभी तक 1 डोज वाली और 2 डोज वाली वैक्सीन लगाई जा रही है, इसमें से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सी है? हम सारे साथी एक बात करते हैं जी, मैं पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी, जो हमारी चेस्ट सोसाइटी, चेस्ट फिजिशियंस की पूरे पाकिस्तान का ग्रुप है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी इसको कहती है, जो वैक्सीन आपके बाजू में लग जाए ना, वो सबसे अच्छी है। अच्छा, बात यह है कि सिंगल डोज का भी उतना इफेक्ट है, वो जो डबल डोज है, ये आजकल जो लग रही है साइनोफार्म की, ये भी उतनी ही इफेक्टिव है। अगर कोई स्पुतनिक आती है और उसकी 2 डोज लगती हैं, ये सारी की सारी असर अपना रखती हैं। इसमें ये जरूर देखें कि जो अवेलेबल है, जो लग रही है, जिसका मौका मिल रहा है लगवाने का, वो जरूर लगवाइए। मैं खुद अपनी 2 डोजेस लगवा चुका हूँ। अच्छा, मेरी वालदा की आज 2nd डोज लगने वाली है। सही, यानी कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो कारआमद हैं और जो भी मिले उसको फौरी तौर पर लगवाया जाए। हरमीत, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है आपने की। जी, मैं डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि शऊर की तो कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद इस मरहले से गुजरा हूँ और अभी मैं जिक्र कर रहा था प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कि जिस मरहले से मैं गुजरा हूँ, बड़ी तकलीफ दे मरहला होता है। वहाँ से बंदा जो बेड पे पड़ा और फिर बड़ी ख़तरनाक मरहला होता है। क्या कहेंगे आवाम को, मसला क्या है? हुकूमत अपनी तरफ से लॉकडाउन भी कर लेती है, एहतियाती तदाबीर के हवाले से इश्तिहारात भी चलाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार बार कहते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आज भी शऊर की कमी है। अगर आप बाज़ारों में जाएं, इवन शादियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े तकरीबात जो है वो भी हो रहे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े जलसे भी किए गए कुछ ही महीनों पहले। क्या कहेंगे आवाम को आप सिंपल, क्योंकि ऐसे गाँव हैं जहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं गया हूँ, तो वहाँ पे किसी को परवाह नहीं है कि कोविड नाम की कोई चीज़ है, यानी हालांकि बीमार होते हैं, कहते ये तो आम सा बुखार था। तो क्या कहेंगे उनको सर आप? सर, बात ये है कि पहली वेव जब आई थी ना, तो उसमें लोग थे कि जो जनाजों पे गए या मिलने जुलने या ईद पे जब इकट्ठे हुए, तो उसमें उस वक्त हम डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में उतनी आगाही नहीं थी जितनी कि अब हो चुकी है। रिसर्च की वजह से, तजर्बे की वजह से 1 साल हो गया हमें कोविड के मरीजों का इलाज करते हुए। तो ये अच्छा, तब तो लोगों ने थोड़ी सी एहतियात की। अब लोगों के लिए ना ये एक रोजमर्रा हो गई है। अब ये बात है, अच्छा जी फलाने को कोविड हो गया, अच्छा वो ठीक हो गया। अब अल्लाह की मेहरबानी से, खुशकिस्मती से, चूंकि 90% मरीज माइल्ड, मॉडरेट, हल्की फुल्की बीमारी हो के तो वो ठीक हो जाते हैं, इसलिए लोग यही समझते हैं कि नहीं ये ठीक हो जाता है। मसला ये है कि 4% मरीज जो अस्पतालों में दाखिले का जिनको जरूरत होती है, हमें ये नहीं पता कि इन लोगों में से वो 4% कौन से, और किसकी हालत बिगड़ जाएगी, किसके लंग्स में चला जाएगा, किसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एक ही घर में 5 अफराद को होता है, 2 जो है वो उनको कोई अलामत नहीं होती, 2 जो है वो हल्की फुल्की तकलीफ होती है, और 1 जो है वो वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है। तो ये कोई इसके बारे में सही आगाही लोगों को भी नहीं थी। लेकिन हम हर जगह, लेकिन 2-3 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। ये जो लोग SMS करते हैं ना हर वक्त कि जी मैंने फलाने को SMS किया, इस SMS को याद रखें। S से सोशल डिस्टेंसिंग, M से मास्क और S से सैनिटाइजर। बड़ा आपने कॉम्बिनेशन बना लिया, बहुत अच्छा बनाया आपने। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजर याद रखना है। बेसिकली मकसद ये है कि इसको इस तरीके से याद करके आपने याद रखना है।
SOPs को, इसको बिल्कुल SOPs को अगर सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग ही कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 2 हफ्ते के अंदर अंदर, आज 5328 केस रिपोर्ट हुए हैं सुबह, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको 2000 से नीचे ला सकते हैं। और एक और मैं बात यहाँ पे करता जाऊँ, सख्त अफसोस हो रहा है मुझे लोगों को समझा के शादियां जरूर आजकल कर लें। आप यकीन करेंगे कि मार्च में जितने मरीज देखे 100%, जब वो कोई मरीज कहता था ना मुझे गला खराब है, बुखार है, मेरा अगला सवाल ये होता था आपने शादी कब अटेंड की? और वो यकीनन कि जी हफ्ता पहले, 5 दिन पहले। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक खतरा है, यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा खतरा है और लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये भी पूछना आपसे चाहूँगी कि क्या इस वायरस ने, ये जो 3rd वेव अभी चल रही है, अपनी पीक देख ली है और अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये कह सकते हैं अगर पीक देख लिया है तो आहिस्ता आहिस्ता अब ग्राफ नीचे को जाएगा? अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक, अल्लाह करे कि ये पीक देख के नीचे की तरफ आए। पिछले 2 दिनों में ये केसेस 4000 से भी कम हो गए थे, कल और परसों ये 4000 के केसेस, आज फिर 5300 हो गए हैं। ये पीक का ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब देखेंगे, जब तक हम अवाम मिल के एक मुत्तफिक SMS नहीं करेंगे और जितने लोग जब तक हम आवाम जो है वो इसके SMS, डॉक्टर ने खुद ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। इसी बात पे हम ये है पैगाम हमारा आवाम को ये है, खुदा के लिए ख्याल करें इस SMS का और अपना ख्याल करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं अली आफ्ताब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे आगे, मेरे और रऊफ साहब के आगे ये मग्स किसके हैं, तो ये कैनोलिव के मग्स हैं। और पाकिस्तान का कैनोलिव जो है वो वाहिद कुकिंग ऑयल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और खाना बड़ा हेल्दी बनता है इसमें। और साथ ही साथ हाँ जी, ऑलिव के हैं, कैनोलिव में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कैनोलिव में। और इसके अलावा इसमें जो 8 खूबियों वाला कैनोलिव है, कैनोलिव ऑक्टा फ्लो, वो बहुत ज़्यादा कम ऑयल में बहुत ज़्यादा आप खाना तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। ऑब्वियसली जब ऑयल कम इस्तेमाल होगा तो खाना भी हेल्दी बनेगा। और इसके साथ साथ बचत भी कैनोलिव दे रहा है। इस रमज़ान कैनोलिव आपके लिए ला रहा है 96 रुपीज़ की बचत, यानी कि सेहत भी और बचत दोनों साथ साथ। तो आप लोगों ने लाजमी जाना है और कैनोलिव को खरीदना है। ये कैनोलिव का मग हमारे आगे, और वो कह रहे हैं लेस से मोर करें। हाँ, लेस से मोर करें और कोई समझौता नहीं करना सेहत। और रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में क्या करें? रमज़ान में भी कैनोलिव यूज़ करें, पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं, सब कुछ बनता है रमज़ान में। तो बल्कि जो कुकिंग ऑयल है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो अच्छा, और हेल्दी रहें आप। खैर, अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं म्यूज़िकल आर्टिस्ट सिंगर अली आफ्ताब सईद। और ये बड़े डिफरेंट किस्म के गाने गाते हैं और इनका एक बैंड है, उसको ये लीड करते हैं, वोकलिस्ट हैं। बैंड का नाम है बेगैरत ब्रिगेड, विच साउंड्स रियली डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। मैं ऐड कर दूँ, अली का सिर्फ तारुफ ये जो है ना, ये काफ़ी नहीं है कि ये एक म्यूजिशियन है। अच्छा, अली एक सैटायर करने वाले हैं, तंज़ो मज़ा लिखते हैं, तंज़ो मज़ा की भरपूर चीज़ें करते हैं, एंकर हैं, होस्ट हैं, जूनियर तजियाकार हैं, और लिखारी हैं और टीचर, मल्टी टैलेंटेड। हाँ। बिल्कुल। और मेरे सफ़र का आगाज़, फ़नी सफ़र का आगाज़ रऊफ साहब की वजह से हुआ। अच्छा। अगर रऊफ साहब ना होते तो मैं... अच्छा, चले वो सफ़र के आगाज़ से करते हैं स्टार्ट के, कैसे हुआ सफ़र वाला या उर्दू वाला? दोनों। अच्छा, वो अंग्रेजी वाला सफ़र भी, ये क्या बात है? वो फिर जूनियर तजियाकार ही बताएगा। हाँ। चलें बताएं। देखें, बॉस कोई भी हो वो आपको अच्छा नहीं लग सकता। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त रऊफ साहब के शागिर्दी में गुजारा। तो मैं तो कुछ भी नहीं करता था और मेरे पास तो BA की डिग्री तक नहीं थी। अच्छा। और मैं इंटरव्यू देने पहुंच गया रऊफ साहब को। अच्छा, इंटरव्यू किस चीज़ का? जॉब के लिए। जॉब के लिए। रऊफ साहब ने पूछा कि तुम्हें ये आता है? मैंने कहा नहीं। ये आता है? नहीं। जो कुछ पूछा मैंने कहा जी नहीं आता। अच्छा। तो कहते हैं फिर आए क्यों? मैंने कहा बस वैसे ही मैं आ गया। अच्छा,
तो मैं जब निकला हूँ उनके ऑफिस से, तो जितने और लोग बैठे हुए थे सबने रऊफ साहब को कहा कि ये क्या था, इसको ना रखें। रऊफ साहब ने कहा कि रख लो, कैरेक्टर है। अच्छा। और मुझे नौकरी दे दी। यानी कि आपने जो उनका एक हिडन टैलेंट था उसको पहचान लिया था। वो तो है ना, कैरेक्टर तो है, फिर साबित किया मैं एक पूरा कैरेक्टर हूँ मतलब। तो वहाँ वो मेरी पहली नौकरी थी। अच्छा। और उसी से पैसे बचा बचा कर मैंने अपने गानों पे लगाए। अच्छा। वो जो कुछ भी हुआ उसके बाद ही हुआ, और फिर वो खैर 10-11 साल तो वो चला। उसके बाद फिर एक और जगह दोबारा मैं रऊफ साहब के अंडर मैंने काम किया। अच्छा। तो बस जहाँ जहाँ रऊफ साहब जाते हैं मैं भी आ जाता हूँ। बिल्कुल, ये आप लोग तैयार रहें, जगह देख ली है मैंने। नेक्स्ट टारगेट पब्लिक न्यूज़। चलें, सही। बड़े डिफरेंट के गाने होते हैं। सबसे पहले कोई गाना सुनाएं, फिर हमारे साथी एंकर इस्लामाबाद में मौजूद हैं हरमीत, उनको भी हम शामिल है गुफ्तगू करेंगे, वो भी आएंगे, वो भी आपसे सवाल जवाब करेंगे। बड़ा खिलखिला रहे हैं, चहचहा रहे हैं, हंस रहे हैं। बहुत सुरीला आदमी है, मतलब सिर्फ ये तंज़ और मज़ाक के गाने नहीं हैं। अली की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बाकायदा जावेद बशीर से ये सीखे में। अच्छा। जावेद बशीर म्यूज़िक में इनके उस्ताद हैं, और बहुत उस ज़माने में भी ये होता था, हम काम करते करते थक जाते थे तो हम अली को कहते थे चल भाई को गाना सुना दे। अच्छा। तो अली ने गाने जनाब हमें सुनाया करने, दबा के उसी वक्त शुरू हो जाता था। चलें, अभी क्या सुना रहे हैं फिर आप हमें? जो आप कहें। आलू अंडे। ठीक है। हे मेरी माँ ने पकाए आलू अंडे, हे मैं नहीं खाने, मैनू लगदे ने गंदे, मैं ते खावांगा चिकन दी बोटी, ओदे नाल खमीरी रोटी, भावें हो जाए चिकन तो महंगी दाल। हे मेरी माँ ने पकाए आलू अंडे, एना गंजिया ने नपली पतंगे, सीजे खान दी आखरी उमंगे, एक्सटेंशन दे पै गए रौले, ताइयों चीफ दी बोलती भी बनते, एथे कादरी बनिया नवाबे, एथे हीरो अजमल कसाबे, मुला नसिया विच हिजाबे, एथे अब्दुल सलाम नु पुछदा ही कोई नहीं। ए वंडरफुल, बहुत मजे का ये तो है। हर उसमें सोशल क्रिटिसिज्म सारे का सारा मौजूद है। अजमल कसाब को किस तरह से पूछा जाता है, मौलवी कौन सा भागा था पता है पर्दे में? नहीं, लाल मस्जिद वाला। अच्छा। हाँ, लाल मस्जिद वाला। अच्छा, वैसे आफ्ताब की पर्सनालिटी तो बड़ी कमाल की है, बड़ा अच्छा मल्टी टैलेंटेड है आफ्ताब। ये जो सॉन्ग अभी आपने गाया खुद लिखा है इसी तरह, मतलब जितने भी आपके सॉन्ग हैं वो खुद लिखते हैं या मज़ाहिया किसी शायर से भी लिखवा लेते हैं? बिल्कुल, ये गाना मैंने और दानियाल तल्लत ने लिखा था, और इसके अलावा बहुत से गाने खुद भी लिखे हैं और दूसरों से भी लिखवाए हैं। अच्छा। हाँ जी, वो लेकिन कॉम्पोजिशन सारी की सारी अपनी है। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी कॉम्पोजिशन और उसके बाद की भी जो है कॉम्पोजिशन अपनी होती हैं, और मतलब लिखने में भी अली हर वक्त लिख रहा होता है। जैसे मैंने कहा ना, अली हर वक्त कुछ ना कुछ इसके लिए कोई आमद होती है, यानी कोई स्पेसिफिक आपको किसी वो क्या कहते हैं एक मोड में जाना पड़ता है, या बस ये चलते फिरते आते जाते माइंड में आ जाता है? आमद का इंतजार करते रहो तो फिर रह गए, फिर तो नहीं हुई तो नहीं हुई। अच्छा। कभी कभी हो जाती है आमद, लेकिन अमूमन आमद नहीं होती। सिंगर्स पर होती है मतलब आमद? अगर आमद का इंतजार करते रहे तो करते ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तरीका ये है कि आप बड़ी अच्छी बात आपने की, बैठ जाए काम करने। जितने प्रोफेशनल राइटर्स हैं उन्होंने दिन के घंटे मुख्तस किए होते हैं इस काम के लिए। वो बैठते हैं, वो रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं, वो कुछ कई दफा कुछ अच्छा निकलता है, कई दफा नहीं निकलता, लेकिन ये एक एक्सरसाइज है, ये रोज आपको करनी पड़ती है। तो आप ये एक्सरसाइज अभी भी कर रहे हैं आजकल? मैं रोज नहीं कर पाता, लेकिन अक्सर। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुस्तफा हुसैन तारड़ साहब की है। इस वक्त मेरे ख्याल में शायद फिक्शन में शायद ही किसी ने इतना लिखा हो, और अगर वो आमद का इंतजार करें तो मतलब वो शायद वो इतने उनके नावल ना हो, इसकी कहानियाँ ना हो। वो रोज़ शाम को बैठ जाते हैं पेन कागज़ लेके, और वो उनका तय है कि मैंने 50 सफ़े 100 सफ़ा ज़रूर लिखना है। अच्छा। तो यानी कि वो रोज का इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। सही। सुरीली सी चीज सुना यार, सुबह सुबह मजेदार। क्यों, इसका क्या मतलब है कि पहले सुरीला नहीं सुना? नहीं, वो मतलब मेरी मुराद वो समझ गया है। मतलब ये इससे मूड बनना, वो जुगनू है ना, जुगनू मोहसिन, वो हमेशा अली से गुफ्तगू शुरू करती थी ना, कहती थी पहले कुछ सुरीली सी चीज सुना। अच्छा, चलिए सुरीली सुनाएं। चलते थे बात को मतलब करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। कोई गाना किसी का मतलब इंडियन ना हो तो बेहतर है बस। अच्छा, इंडियन ना हो तो बेहतर है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। लेट हिम थिंक। तो मेहदी साहब की हो जाए कोई चीज, कोई बिल्कुल ठीक है, या सोचने के लिए टाइम लेना है अभी। बिल्कुल ठीक है।
उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाइसे तर्क मुलाकात बताते भी नहीं, उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, ज़िस्त से तंग हो है दाग तो जीते क्यों हो, ज़िस्त से तंग हो है दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। ये सुबह सुबह इतना ही सुरीला हुआ जा सकता है। नहीं, जबरदस्त हो गया, आपने अच्छा ही भी गा दिया। की गजल है, दाग देलवी की मशहूर तरीन गजल है वो। अच्छा। मतलब उन्होंने यानी आखिरी शेर में दाग का नाम जैसे आता है वो भी मतलब वो कर दिया। तो एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। हाँ, ब्रेक अभी से हम वापस आएंगे, हमारे साथ ही मौजूद बड़े अब जूनियर तजियाकार वाली भी कुछ बातें करेंगे कि ये अपने आप को जूनियर तजियाकार क्यों कहते हैं ये भी पूछेंगे, और फनी वाले गाने भी सुनेंगे, सुरीले गाने भी सुनेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। अली आफ्ताब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है और मज़े मज़े के डिफरेंट किस्म के गाने सुना रहे हैं। अली, आपका जो बैंड है, मतलब बेगैरत ब्रिगेड गेड, ये क्या नाम है, कहाँ से आइडिया आया, इंस्पिरेशन? बिल्कुल, ये जिस दौर में हमने ये नाम रखा था, अब तो तकरीबन 9 साल हो गए, ज़्यादा हो गए थोड़े से। अच्छा। तो तब एक टर्म कॉइन की गई थी गैरत ब्रिगेड, उन सब सहाफ़ियों, उन सब तज्जियाकारों के लिए जो कि हर वक्त कहते थे कि हम सबक सिखा देंगे, फलाने को भी सिखा देंगे, इसको भी ये कर देंगे, उसके साथ जंग ले लेंगे उसको। तो वो हम क्योंकि बिल्कुल उनके ऑपोजिट थे, तो हमने अपना नाम रखा बेगैरत ब्रिगेड। अच्छा। तो हम किसी को सबक नहीं सिखाना चाहते। तंजिया गाने भी तंजिया इनके। हाँ। सही है। तो अभी आप हमें क्या सुना रहे हैं? यार आप फौरन स्पॉट पे रख देते हैं। हम आपसे सुनते रहेंगे ना, इसीलिए तो बुलाया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक गाना था, उसके चंद आलू अंडे टाइप फनी वाला सुनना है। ये वाले तो हम सुनते रहते हैं। जो फनी है ना मेरे आलू अंडे के बाद, वो मुझे सुनाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो सर से इजाजत लेने बिहार में मसला हो जाएगा। मसला हो जाएगा। मैं तो हाजिर हूँ। वो यूट्यूब पे बेहतर है। हाँ। तो उसका जो है ना, अच्छा यहाँ चलिए, एक है जज्बाती, आपने वो सुना ना, कॉमेडी जज्बाती? हाँ, कॉमेडी जज्बाती। कट के हंजू लेके होका, मार के जब भी पाके रोला, बिन पूछे समझाती, सबका गम बटाती है, एवें अख भर आती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। अमरीका से यारी पे, मुल्क की खुद मुख्तारी पे, इस्लाम की पहरेदारी पे, ये अपना शहर जलाती है, वैरकल से जाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। जे भारत ने हमला कीता, फौज ते एटम बम चलैसी, इजराइल दा नाना रैसी, CIA दी ऐसी तैसी, इस तरह की बातें करके अपना दिल बहलाती है, दिल का साड़ बुझाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। जबरदस्त, जबरदस्त। आ रहे हो तुम भी लाइन में फिर। बहुत आला।
हरमीत चुप हो गया, हरमीत को लग रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो जज्बात इसने जिस तरह वो बातें की हैं सारी है, बिल्कुल है हमारी कौम में। लेकिन आफ्ताब, ये जूनियर तजियाकार का क्या लॉजिक है यार, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें यार। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लेके आए, अपने साथ टेक की हैं आपने। बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि सीनियर तजियाकार वो है जिसके 2 प्लॉट LDA, 2 CDA और 2 DHA में है। अच्छा। तो क्योंकि वो मेरे अभी तक नहीं है। अच्छा। यार मेरे तो नहीं है, मुझे भी लोग सीनियर तजियाकार अक्सर लिख लेते हैं। नहीं, आप अगर आपके कुछ हैं, मतलब अभी वहां तक नहीं पहुंचे, तो आप अपने आप को मंजला तजियाकार मंजला। वो मंजले का भी मैं तुम्हें सुना दूं, वो बड़ी मजे की बात है ना। वो एक टूथपेस्ट का इश्तहार मतलब वो बनाते हैं, वो मतलब कहते हैं कि हमारा टूथपेस्ट जो है ये बड़ा शानदार है, ये 2 तरह के मरज जो हैं उनका ये इलाज करता है। एक तरफ उर्लियम, एक तरफ परलियम। उर्लियम उर्ली तरफ के दांत, इसमें 2 अज़ा है। उर्लियम उर्ली तरफ के दांतों के लिए है, परलियम परली तरफ के है। और अब बहुत देरी से हम तीसरे की तरफ जा रहे हैं, वो होगा मंजलियम। मंजले दांतों की तरफ, मतलब जिसको आप विचलियम भी कह सकते हैं। एक इस तरह वो भी होता है ना, मदरा। कि आप जब कुलचा लगवाने जाते हो ना, तो हल्का मदरा। हाँ, ये मदरा सुना हुआ है, मदरा। और फिर उसमें होता है मीडियम, मतलब एक होते हैं सैड सॉन्ग, एक होते हैं हैप्पी सॉन्ग्स, फिर एक होते हैं मीडियम। अच्छा। ये आप वैसे एल्बम्स पे आता है। कौन से गाने गाते हैं? मैं जी, मतलब मैं इस धरती का वासी हूँ, मैं तो दुखी गाने गाता हूँ। मतलब आपने देखा होगा पूरी दुनिया में हैप्पी आवर होता है, यहाँ गम आवर होता है। पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन होती है, यहाँ पे होता है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यहाँ पे मतलब वहाँ के कोई और हीरो होते हैं, यहाँ पे हीरो देवदास है। तो हमारी तो धरती में है कि आओ करें आहोजारियां टाइप माहौल। हाय गुल पुकार मैं चलाऊं, हाय दिल आंधली मिलके करें आहोजारियां। अच्छा, वैसे आफ्ताब, कोविड का एक बहुत बड़ा दौर अभी भी गुजर रहा है। वैसे कई सारे लोग बेरोजगार भी हो गए थे, हुए भी हैं, और आज भी खासकर कई ऐसे इवेंट भी नहीं हुए जिसमें सिंगर भी काफ़ी मुतासर हुए। कोई पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी गर्म थी हमारे यहाँ कोविड के दरमियान, तो उस पर कुछ लिखा है या इस तरह कोई फनी सॉन्ग? जी बिल्कुल, असल में हम एक नया सैटिरिकल गाने पे काम चल रहा है, लेकिन वो अभी मैं गा नहीं सकूंगा सिर्फ इस वजह से कि वो जब तक रिलीज नहीं हो जाता, तो वो हमने थोड़ा सा छुपाया हुआ है। अच्छा। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, बेरोजगारी और ख़ास तौर पे म्यूजिशंस में, क्योंकि म्यूजिशियन बुनियादी तौर पे शोज से कमाता है, कॉन्सर्ट शोज नहीं हो पा रहे, और जिसकी वजह से जो एक प्लेयर है वो घर बैठा है। अच्छा, पहले ये था कि कुछ प्रोड्यूसर्स थे, ज्यादा सारे म्यूजिशियंस थे। अब वो जितने म्यूजिशियंस थे जो घर बैठे हैं, उन्होंने एक कंप्यूटर रख के तो साथ प्रोडक्शन का काम शुरू कर लिया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि वो उनको शोज नहीं मिल रहे थे, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब वो जो प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहे थे उनका रेट गिरना शुरू हो गया। अच्छा। मतलब अब मार्केट में हालात ये हैं कि OST 20-20 हज़ार रुपए के मिल रहे हैं। तो 20,000 रुपए में जब OST मिलेगा, तो एक तो ये कि वो कैसा होगा, और दूसरी चीज ये है कि उसमें उस बेचारे को बनाने वाले को भी क्या बच रहा होगा। Exactly. तो यहाँ पे म्यूजिशियंस की इतनी बुरी हालत है। एक तो ये इंडस्ट्री पहले ही पाकिस्तान में इट वाज नॉट ड्रिवन बाय पैशन, इट वाज ड्रिवन बाय फियर। आप अपना गाना लेके जाते थे किसी म्यूजिशियन के पास, किसी प्रोड्यूसर के पास, वहाँ पे सेशन प्लेयर्स आते थे, वो आप उनको कहते थे मुझे ये साउंड चाहिए, वो कहते थे नहीं नहीं इस तरह का तो आखिरी गाना फ्लॉप हो गया था, ये कर लो, ऐसे गाने हिट होते हैं। सजेशंस और आइडियाज शेयर किए जाते थे। सब वो सजेशन और आइडियाज जो है ना, वो खौफ की वजह से थे कि नोबडी वांटेड टू गेट एसोसिएटेड विद अनदर फ्लॉप सॉन्ग। जहां पे इतने घुटन हो, उधर कितना को तजर्बा कर लेगा कोई म्यूजिशियन। आपको कोई नए आइडियाज आ भी रहे होंगे तो आप देने से घबराओगे, आप बजाने से घबराओगे। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। अब म्यूजिक को भी लोग देखना शुरू हो गए हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा ठीक है, वो भी बड़ी अच्छी बात है, वीडियो की भी जो टेक्नोलॉजी है, कैमरा है और जितनी चीज़ें हैं वो भी सस्ती हो रही हैं, उनके रेट्स भी नीचे जा रहे हैं। ये मसला तो है कि टेक्नीशियन कैसे अपने पैसे पूरे करे, लेकिन चले वो भी हो गए। अब एट द एंड ऑफ द डे बात यहाँ पे आके रुकी है कि आप मॉडल कितनी महंगी ले सकते हैं। अच्छा, ये है पूरे गाने का जो अब ब्रेक डाउन है ना, वो इस हिसाब से है कि मॉडल के इतने पैसे हैं, तो अब बजट में से इतना बच गया है, तो ये बाकी सब में कर लो। बड़ी खौफनाक, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो अली मेरी फरमाइश पे फिर एक हो जाए कोई और चीज़। कोई जालिब साहब का याद है कुछ? जालिब साहब का तो याद नहीं है, मैं एक थोड़ा सा वो सुना देता हूँ, पायल में गीत हैं। ओके, क्या बात है। नहीं, ये मेरे ख्याल में इकबाल बनो। ओके,
पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी यही झनकार कभी, गाती हूँ मैं नग़मे अब हम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। रुपया से मिलके आई है वो ना? बिल्कुल वही है। हाँ। आगे लेकिन मुझे उससे अगले बोल याद नहीं है। आप आज से तेरी नींद पर आई है, आज से नींद पर आई है। बिल्कुल। असल में मसला देखेगी सपने बालम के। आपको भी ऐसे गाने पसंद थे? याद है, याद है, सुना हुआ तो याद है। ये अगर आप किसी दिन मुझे शाम के शो पे बुलाए ना, तो मुझे मेरी भी याददाश्त थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। अच्छा। सुबह सुबह मैं ना जरा स्लो होता हूँ, मेरा साबुन स्लो है। अच्छा। नाश्ता नहीं किया है? हाँ, नाश्ता भी नहीं किया, और नाश्ते के अलावा भी बस वो एक ना कोविड के बाद से खास तौर पे रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, उसकी वजह से आदतें खराब हैं। वही वो बड़ा मसला है। हाँ, लेकिन हमने आपको चाय पेश कर दी। आदत आपकी खराब होती जा रही है कोविड में। और एक दफा आपको पता है कि आदत जो भी खराब हो जाए वो ठीक नहीं हो सकती। सही। आप, मेरा ये ख्याल है कि आप किसी गलत आदत को तर्क नहीं कर सकते। मतलब ये हो सकता है कि आपने वो छोड़ी भी है, और इससे पहले कि आप वापस आओ आप फौत हो जाओ। अच्छा, ये तो मुमकिन है। एक कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि व्यूअर्स के लिए हम खास तौर पर ये बता दें कि आपने ब्रेक में, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ समिया राहील काजी होंगी, डॉक्टर मलिहा हुसैन होंगी। हमने डिस्कस करना है इमरान खान साहब ने जो कहा कि फहाशी फैलने की बड़ी वजह यह है कि पर्दा नहीं है, बेपर्दगी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा इसी तरह मतलब इसको फ़रोग देने के लिए ये टीवी का ड्रामा बड़ा बुरा रोल प्ले कर रहा है, और वो अर्तुगरल और तुर्की ड्रामे लेके आए हैं, जिसकी लिए मतलब वो समझते हैं कि फहाशी में कमी होगी। अली से भी कमेंट लेना चाहिए। अली, आपका इस पर क्या कमेंट है? मुआशरे में रेप की असल वजह क्या है? देखिए, बात बड़ी सीधी है। वो ये है कि ख़वातीन मॉडेस्टली ड्रेस होती हैं या इमॉडेस्टली ड्रेस होती हैं या जैसे मर्जी ड्रेस होती हैं, ये एक इखलाकी मसला तो हो सकता है, ये कानूनी मसला नहीं है। रेप एक कानूनी मसला है, उसकी जेल, उसकी सजा है, उसकी और भी बहुत सारी सजा। तो ये जो है ना, इखलाकी चीज़ों को कानूनी वो देकर आप जो मर्द की जान छुड़वा देते हो ना, बिल्कुल, ये खान साहब को इस पे माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगने का सोशल मीडिया पर खवातीन की जानिब से मुतालिबा भी किया जा रहा है। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। अली आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच अली। फिर आपको किसी टाइम बुलाएंगे, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, शाम के बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। रऊसा बुलाएंगे। मैं वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब हम कुछ बात करेंगे। कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब से लाइव कॉल के दौरान एक साइल ने सवाल किया कि बदफेली के वाक़यात बच्चों के साथ बहुत बढ़ रहे हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि मुल्क में रेप के वाक़यात, बदफेली के वाक़यात इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फुहाशी बढ़ रही है, और इस्लाम में पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि टेम्पटेशन ना हो। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हमने बड़े सख्त क़वानीन बनाए हैं, लेकिन हम कितने लोगों को पकड़ सकते हैं। इस बयान के बाद से रऊफ साहब बड़ी तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पर कि इमरान खान का ये बिल्कुल, और लोगों का ये कहना है कि इस तरह से जो रेपिस्ट है उसको जवाज़ फराहम किया जा रहा है, एक्सक्यूज़ फराहम किया जा रहा है। खैर, ये मामला क्या है, हमारे साथ मौजूद होंगी मलिहा हुसैन और डॉक्टर सामिया राहील। सबसे पहले मलिहा हमारे साथ मौजूद होंगी। थैंक यू सो मच मलिहा साहिबा। इमरान खान साहब का बयान कि मुल्क में रेप के वाक़यात इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फहाशी हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि फहाशी की जो डेफिनेशन है वो हर एक के लिए डिफरेंट होती है। किसी के लिए दुपट्टा ना ओढ़ना फहाशी है, किसी के लिए ये फहाशी है कि वो जीन्स पहने। फिर बच्चियों के साथ बदफेली के वाक़यात होते हैं, कब्र में मौजूद जो ख़वातीन हैं उनके साथ बदफेली के वाक़यात होते हैं। तो इस बयान पर आप क्या कहेंगे, और फिर रेप की असल वजह आपके नज़दीक क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेप की वजह, रेप जो है इसका
ताल्लुक कोई जिन्स के साथ नहीं है, ये जो है ये एक पावर और कंट्रोल का जुर्म है। जिस इंसान को ज्यादा पावर चाहिए, अपने को प्रूव करना है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मेरा कंट्रोल है दूसरे इंसान के ऊपर, तो वो इस तरह के काम करते हैं अपने को प्रूव करने के लिए। इसका ना तो जिन्स से ताल्लुक है, ना दूसरे इंसान के कपड़ों से कोई ताल्लुक है। और जैसा आपने कहा कि तो बच्चों के साथ भी होता है, मरी हुई खवातीन के साथ भी होता है, तो वहां तो फिर ये कपड़ों वाली बात जो है पीछे रह जाती है। और दूसरी बात है कि साथ साथ जो सो कॉल्ड पर्दा, जिसको आजकल के ज़माने में जो फैशनेबल है पर्दे का तरीका, वो हिजाब और अबाया है। हालांकि वो हमारा ट्रेडिशनल पर्दे का तरीका तो नहीं है, लेकिन वो हिजाब अबाए में हो तो उसमें भी रेप हो जाती हैं बच्चियां, और दुपट्टा शलवार कमीज पहना हो उसमें भी हो जाती हैं। और उसके लिए बाहर जाना भी ज़रूरी नहीं, घरों में भी हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। सो लड़की को ब्लेम करना जो है वो गलत है। जिस इंसान ने गलत काम किया उससे जब तक हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे और उसे उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब ये हालात बदलने शुरू नहीं होंगे। तो किसने गलत काम किया और हम कैसे उसे रोकें कि आइंदा ये गलत काम ना रिपीट, अच्छा तब आनी शुरू होगी। जी मलिया, उसमें जैसे आपने कहा ना कि इकदाम हमें करने होंगे रोकने के, जैसे गलत काम किया। अब उस हवाले से भी देखा जाए, बड़ी एक तरफ तो सख्त सज़ाओं की तजवीज़ होती है और दूसरी तरफ फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएँ जैसे फांसी वगैरह वो नहीं होनी चाहिए। तो गलत इकदाम से रोकने के लिए क्या किया जाए, मतलब ज़हनी सुधार पैदा किया जाए? अभी एक कानून जो है पेश हुआ, मेरे ख्याल में शायद पास भी हो गया, कि उसको स्टेरलाइज कर दिया जाए, उसको उसके जी मतलब क्या किया जाए फिर? केमिकल कैस्ट्रेशन की बात हो रही थी। कैस्ट्रेशन की बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। देखिए, सजा देना या कानून बनाना या कानून को और बेहतर करना वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो इतने सख्त किस्म के, गंभीर किस्म के हमारे सोशल मसाइल होते हैं, इनको हल करने के लिए मुझे ऐसे लगता है हमेशा कि पूरे मुआशरे को अपना अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। और प्रिवेंशन जो है वो सबसे पहले होती है, जिसका मतलब है कि घर वाले जो हैं वो इस टॉपिक पे बात करें कि हमने कैसे अपने आप को बचाना है, और बच्चों से बातचीत शुरू करें, बड़ों से करें, बूढ़ों से करें। आपस में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ खतरा हो सकता है और कैसे हमें अपने आप को बचाना है। सो घर वालों, फैमिली मेंबर्स की अपनी जिम्मेदारी होती है। और फिर ये कि छोटे बच्चों को अकेला कहीं नहीं जाने दें, साथ कोई ना कोई बड़ा हो। उसके बाद मोहल्ले जो होते हैं हमारे, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जैसे हमारे ज़माने में मोहल्ले जो होते थे वो बहुत नेबरहुड्स, वो वहाँ पे हर तरह के लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते थे। कहीं किसी एक इंसान ने कुछ गलत काम किया तो जो भी उस इलाके का बड़ा होता था वो उसको कान से पकड़ के ले जाता था माँ बाप के पास कि ये चीज़ को संभालो, क्या कर रहा है। माँ बाप के पास ना भी लेके जाएं तो खुद ही उन्हें चेक कर लेते थे कि आपने कुछ गलत किया, ये नहीं करना। सो वो जो है नेबरहुड वॉच भी हो सकती है और एक दूसरे पे नजर रखना कि कुछ गलत नहीं हो। बिल्कुल, एक उसके बाद नजर रखने की जरूरत है। हरमीत, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? अगर मैं बात करूं, खान साहब ने की जो स्पीच थी काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी बनी, कई लोगों ने उसकी तायद की तो कई ने उसमें तनकीद की। कोई कहता है कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई कहता है नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, उसमें एक बात थी कि माशरे में फिर मीडिया पर्सन भी आ जाता है, पुलिस भी आ जाती है, अदलिया भी आ जाती है। तो जब हमारे यहाँ कोई खातून कोई विक्टिम, कोई बच्चा या बच्ची बनती है तो हमारे जो हमारे सवालात हैं मीडिया के या जो माशरे के हैं वो सीधा उसी पे होते हैं। क्यों हम उस मुजरिम की तरफ हम नहीं जाते हैं? तो क्या आप नहीं समझती कि माशरे में इन तमाम किरदारों को एक अपना किरदार अदा करना होगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो फांसी अगर दी भी जाए, तसल्ली हो जाएगी उस ख़ानदान की, तो क्या आप समझती हैं कि उसमें कमी आ सकती है केसेस में, माशरे में, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलते हैं तो? सॉरी, सवाल मुझसे था या आप वैसे जनरली कर रहे हैं? मलिया, आप इसे बात कर रहे हैं। सॉरी जी, बिल्कुल। तो मैंने तो ये जी जरूर, मैं आपको बताऊं ना कि मैंने जो बात अपनी शुरू की थी घर से और उसके बाद मोहल्ले से और उसके बाद फिर हमारा पूरा मुआशरा आ जाता है, हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो आ जाता है।
हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं उन्हें अपनी करनी है, मीडिया पे बात होती है हमेशा, और मकसद लोगों को एजुकेट करना होता है, क्योंकि ये मसला जो है इसका एक तो मैंने कहा था कि पावर और कंट्रोल से ताल्लुक है, और दूसरा ये जो हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम है जहां मर्द का दर्जा मुआशरे में ऊंचा है, वो गलत काम भी करे तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं। वो एजुकेशन हमारे मुआशरे में बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये बताना कि मर्द भी उतना ही इंसान है जितनी कि औरत और मुखन्नस, और अगर कोई भी इंसान गलत काम करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, और वो गलत काम क्या है वो सबको पता होना चाहिए कि ये क्या सही है क्या गलत है। और फिर उसके साथ साथ फोकस शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमारे मुआशरे में फोकस जो है वो औरत के ऊपर रहता है। हमें औरत से फोकस हटा के जो रेपिस्ट है उसकी तरफ फोकस लेके जाना है कि किसने गलत काम किया, क्या गलत काम किया, कैसे रोकें कि आइंदा ये काम रिपीट ना हो। तो हर कोई जब अपना अपना किरदार अदा करता है तो तब इस तरह के मसाइल हल होते हैं। सिर्फ सजा देना काफ़ी नहीं होता। बिल्कुल, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किरदार अदा करे। मलिहा साहिबा, ये भी पूछना चाहूँगी, रेप की तो कई वजूहात हैं और विक्टिम का कोई भी फेल जो है वो रेपिस्ट को कोई जवाब फराहम नहीं कर सकता। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये 35% मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, उसमें जो बच्चे होते हैं जो बचपन में जिनके साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पेश आते हैं, बड़े होकर वही अब्यूज़र्स बनते हैं क्योंकि उनके लिए कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं होती, ट्रॉमा हीलिंग नहीं होती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए, ट्रॉमा हीलिंग होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे इस फेज से गुजरते हैं उनको उनकी काउंसलिंग की जा सके? बिल्कुल, काउंसलिंग जो है वो पूरी दुनिया में भी, लेकिन हमारे मुल्क में अभी बहुत ज़्यादा उसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है। किसी को भी कहें कि काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं तो वो कहते हैं क्यों, हम कोई पागल हैं। तो चाहे किसी बच्चे के साथ हो या बड़े के साथ हो, काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है, और काउंसलिंग घर से शुरू होनी चाहिए। जब किसी के साथ इस तरह का घिनौना ये फेल हो गया तो घर वाले बजाय उसको ब्लेम करें या उसकी किस्मत पे रोएं, या ऐसे कई दफ़ा माहौल बन जाता है जैसे खुदा न खास्ता कोई फौत हो गया, उसके बजाय उसको प्यार करना, उसके साथ हमदर्दी करनी, उसको जैसे होता है फ़ौरन आप उसका मेडिकल चेकअप कराते हो, उसका DNA टेस्ट, रेप किट करवानी बहुत ज़रूरी होती है ताकि रिपोर्ट कर सकें, और फिर आगे अगर केस करना चाहें तो फिर उनके पास कम से कम वो सारा डाटा होना चाहिए, उनके पास सारा जो एविडेंस है वो होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से करें कि उसको साथ साथ उसकी काउंसलिंग, उसकी हमदर्दी, उसको प्यार, और उसको ये यकीन दिलाना कि तुम्हारी गलती नहीं थी। बिल्कुल, ये ब्लेम वाला जो है ना, और स्टिग्मा वाला जो है, वो एक और बहुत बड़ा मसला है कि हम करना चाहिए, कोई स्टिग्मा भी नहीं लगाना चाहिए, और बच्चों के साथ जिसके साथ भी ये वाकयात पेश आए उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिहा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और डॉक्टर समिया रहील हमारे साथ मौजूद होंगी। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कि मुआशरे में रेप की वजह क्या फुहाशी है या नहीं है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समिया राहील काजी, जो कि जमात इस्लामी के शोबा ख़वातीन की मेंबर भी हैं और इसके साथ साथ स्कॉलर भी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। आपसे ये पूछना चाहेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान यकीनन आपने भी सुना होगा कि मुआशरे में रेप के वाक़यात इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फुहाशी है, और पर्दे का इस्लाम में कॉन्सेप्ट इसलिए है कि किसी में टेम्पटेशन ना हो। आपको लगता है कि अगर क्या पर्दा किया जाए तो इससे रेप के वाक़यात को रोका जा सकता है? जो जवाज़ फराहम किया गया है, इज इट वैलिड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत इम्पोर्टेंट मौजू पर मुझे बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर दूं कि माशरे में हिजाब का और उसका रुझान हमेशा सिर्फ औरत को मुखातिब होकर किया जाता है, हालांकि हिजाब के अहकाम कुरान करीम में मर्दों से शुरू होते हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मर्दों को मुखातिब किया
कि आप अपनी नजरें नीची करें और आपने जब बीवियों से कोई चीज लेनी हो तो पर्दे के पीछे से लिया करें, उसमें औरत बाद में आती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी सारा कुछ ही औरत से जोड़ दिया जाता है। दूसरी बात जो वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम ने की, तो मैं उनकी चीजों से इत्तेफाक करते हुए भी इख्तलाफ करती हूँ कि एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को हमारी तरह से यानी बोलना नहीं चाहिए कि सिर्फ तकरीर करें, बातें तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क़ुव्वत नाफ़िज़ा उसके पास होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल आदमी होता है मुल्क का। तो उसे ना इस तरह की बातें और सिर्फ औरत के साथ उसे नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि पूरे मुआशरे को हमें मिलजुल कर यानी साथ देना चाहिए। और दूसरी बात मैं हमेशा करती हूँ मीडिया पे कि हमें मुआशरे को पोलराइजेशन का शिकार नहीं करना चाहिए। हमें सबको मिलकर कोई दरमियाना रास्ता सोचना चाहिए कि जिसमें सेकुलर, लिबरल, उलमा, मस्जिदों, मेहराब, मीडिया सब लोग मिलकर अपने मुआशरे के सुधार के लिए इकट्ठे हों। हमारे यहाँ एक इशू को उठा लिया जाता है और फिर दो पोल्स बन जाते हैं। एक उस इशू को पॉलिटिसाइज किया जाता है, कोई उससे कहते हैं जी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मौका आ गया तो उनके खिलाफ बातें शुरू कर लो, कोई उनके हक में बयानबाजी शुरू कर देता है। हमें अपने मुआशरे के सुधार के लिए पोलराइजेशन को खत्म करके इकट्ठा होना चाहिए, अपने अपने मकाम पर और अपने अपने इख्तिलाफ को साथ रखते हुए हम एक मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। देखें, औरत का एहतराम हर मुहज़्ज़ब मुआशरे में होता है। हर मुहज़्ज़ब मुआशरा अपनी औरत का एहतराम करते हैं, चाहे उसने कैसे भी कपड़े पहने हो, चाहे वो बिल्कुल सेकुलर हो, चाहे वो बिल्कुल मजहबी हो, लेकिन औरत का एहतराम हर मुहज़्ज़ब मुआशरा करता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए इसलिए उसकी बेहुरमती जायज हो गई, ये कोई भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इसलिए औरत का एहतराम, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात ये कि जो इस्लाम के अहकाम हैं उनका मजाक उड़ाना। एक तबका फिर ये होता है कि जी एक अच्छा मौका हाथ आ गया तो हम ना इस्लाम के जो निज़ाम हिजाब है या इस्लाम का जो निज़ाम इफ़्फ़त और इस्मत है उसके खिलाफ अपनी भड़ास निकाल लें। तो देखें, हमें ना अपने अपने मज़ाहिब का भी एहतराम करना है, अपनी अपनी मुआशरती अक़दार का भी एहतराम करना है। अब हमारी अपनी अक़दार है, मगरिब की अपनी अक़दार है, लेकिन वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आप किसी को एक इशू को पॉलिटिसाइज करने के लिए आप उस इशू को आप उस मजहब के यानी उसका एहतराम ना करें। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें सबको मिलजुल कर एक मुकालमा करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और अपनी जो नई नस्ल हमारी जिस तरफ जा रही है, हमारे तालीमी इदारों में जो हालात हैं, हमारे मीडिया के ड्रामों में जो हालात हैं, हमारा सहाफत जिस मायार पर गिर चुकी है, अभी आपने 2 दिन पहले वो देखा होगा, तो ये सारी चीजों को हमें मिलकर हमें सुधारना होगा। मैं जिक्र करना चाह रहा था उस अखबार का, बिल्कुल जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए हैं मेरे ख्याल में अपनी ऐसे वो हम बोल भी नहीं सकते, वैसे नॉर्मली भी हम नहीं बोल सकते ख़वातीन के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप बहुत काम करती हैं, समाजी कारकुन हैं आप, मुख्तलिफ हमको देखते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। जो विक्टिम है, जो जिसके साथ ज़्यादती होती है, तो घर वालों को अपने बिहेवियर में कितना जो है वो चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो वो उस तकलीफ़ से गुजर रही है, तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है एक माशरे की और उस ख़ानदान की जिस ख़ानदान में अनफॉर्चुनेटली अगर इस किस्म का जो वाक़या है आ जाता है। देखिए, कोई भी हो, वल्नरेबल जो लोग हैं ना, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इवन मर्द हैं, मैं तो उन मर्दों को भी बड़ा मजलूम समझती हूँ जिनकी ख़वातीन के साथ अगर कोई ये मिसहैप हो जाता है, वो जिस ट्रामा से गुजरते हैं वो तो सिर्फ उन्हीं को पता है। हमें एक जो मजलूम के साथ हमदर्दी है उसका रिवाज बनाना चाहिए, लेकिन जो मुजरिम के साथ हमदर्दी है उसको खत्म करना चाहिए। हम जब कहते हैं जी रेप के मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए, तो हमारे फिर कुछ बहनें और कुछ भाई जो वो कहते हैं जी कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ निकल आते हैं
कि ये जी बड़ा बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ पे शुक्रिया अदा करना है प्लस के नाजरीन का। हमारी गुफ्तगू पब्लिक पे जारी रहेगी, आप जो देख रहे हैं पब्लिक पे आ जाए। डॉक्टर समिया राहील काजी हमारे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर समिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो हमें बहुत से काम करने वाले हैं, इसमें एक ये भी फरमाइए कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मुआशरे में फहाशी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने भी डाल दी मीडिया के ऊपर भी, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मैं तुर्की ड्रामे लेके आया और तुगरल की जैसे मिसाल है। तो सिर्फ एक ड्रामे से क्या तब्दीली आ जाएगी?